ट्यूमर कहीं भी हो जिस्म में, ट्यूमर एक ग्रोथ होती है जो बॉडी की सेल्स होती हैं उनकी, जब उनकी ग्रोथ एबनॉर्मल हो, कंट्रोल के बगैर हो, तो उसी को ट्यूमर कहा जाता है। तो जैसे बॉडी के बाकी हिस्सों में भी ट्यूमर होता है, उसी तरह ब्रेन में भी कई तरह के ट्यूमर पाए जाते हैं। तो एसेंशियली एक एबनॉर्मल ग्रोथ होती है सेल्स की जिसपे कंट्रोल नहीं होता, उसी को ट्यूमर कहा जाता है। ब्रेन ट्यूमर्स के कई तरह होते हैं। कुछ ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं जैसे लंप की तरह, एक बॉल की तरह ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं और ब्रेन को दबाते हैं, उसको प्रेशर देते हैं और जो ब्रेन के जरूरी एरियाज हैं उनको धीरे धीरे खराब कर देते हैं। कुछ ट्यूमर होते हैं जो एक बॉल की तरह या एक लंप की तरह नहीं नजर आते, बल्कि वो फैलते हैं ब्रेन के अंदर, एक इल डिफाइंड वे में ब्रेन के अंदर फैलते हैं। तो कई तरह के ट्यूमर्स होते हैं। कुछ ट्यूमर्स होते हैं जो नाक के ऊपर बिल्कुल जो दिमाग का एरिया है वहां पाए जाते हैं, बिल्कुल छोटे होते हैं, लेकिन उनके असरात जो होते हैं जिस्म पे वो बहुत खराब होते हैं। कुछ ट्यूमर होते हैं जो दिमाग के पिछले हिस्से में पाए जाते हैं और वो जो है बहुत ज्यादा जल्दी दिमाग पे बहुत ज्यादा प्रेशर पैदा करते हैं और उस वजह से जान का खतरा भी पैदा हो सकता है। तो छोटा और बड़ा दोनों तरह के जो हैं ट्यूमर वो दिमाग में पाए जाते हैं। अलामात तो जो ब्रेन ट्यूमर के होते हैं उसमें से कई तो ऐसे होते हैं जो कि नॉर्मल भी कई लोगों को पाए जाते हैं, जैसे कि सरदर्द। सरदर्द जो है वो सबसे जो कॉमन है अलामात में से ब्रेन ट्यूमर के, वो सरदर्द है। लेकिन ब्रेन ट्यूमर का जो सरदर्द होता है वो बाकी किस्म के सरदर्द, बाकी अकसाम के जो सरदर्द होते हैं उनसे थोड़ा अलग होता है। ब्रेन ट्यूमर का सरदर्द यूजुअली सुबह के टाइम ज्यादा पाया जाता है। ब्रेन ट्यूमर के सरदर्द के साथ उल्टी होने का ज्यादा चांस रहता है मरीज को, क्योंकि ये सब तब होता है जब दिमाग का प्रेशर बढ़ता है ब्रेन ट्यूमर की वजह से, उस वजह से ही ये सरदर्द भी होता है और उस वजह से ही उल्टी भी आती है। ये सरदर्द जो है इसके साथ आंखों की रोशनी का भी रहता है कि आंखों की रोशनी भी कम कम होने लगती है ब्रेन ट्यूमर की वजह से। कई ऐसे ब्रेन ट्यूमर है जिनकी वजह से आंखों की रोशनी पे असर पड़ता है और वो भी धीरे धीरे खराब होने लगती है। तो अगर ऐसे अलामत हो, या तो फिर जिस्म के एक हिस्से की कमजोरी पैदा होना शुरू हो जाती है, एक हिस्से का बाजू या एक हिस्से की टांग, उसकी कमजोरी पैदा होना शुरू हो जाती है, हाथ से काम करना मुश्किल हो सकता है, धीरे धीरे चलना मुश्किल हो सकता है। ये सब चीजें जो हैं ये कुछ ऐसे कॉमन है अलामत जो ब्रेन ट्यूमर्स में पाए जाते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि जिनमें ये अलामत है सब में ब्रेन ट्यूमर है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। मेजॉरिटी में बाज औकात ये अलामत ब्रेन ट्यूमर के नहीं होते, लेकिन जिनमें ब्रेन ट्यूमर हो अमूमन उनमें ये अलामत पाए जाते हैं। कई मरीजों में ऐसा देखा गया है कि बेहोशी के अलामत पैदा हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं या कुछ देर तक बेहोश रहते हैं, वापस बेहोशी के वापस आ जाते हैं, या मिर्गी के दौरे भी पड़ सकते हैं। ये सब जो है ब्रेन ट्यूमर के अलामत हो सकते हैं। ऐसा कोई खास वजूहात नहीं देखे गए, ऐसी कोई खास चीजें नहीं देखी गई हैं कि जिनको बंद करें तो ब्रेन ट्यूमर ना हो। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल बताऊंगा कि जैसे स्मोकर है, तो स्मोकर में देखा गया कि लंग कैंसर के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन ब्रेन में ऐसा कोई सीधा सीधा जो है एसोसिएशन नहीं है किसी रिस्क फैक्टर के साथ। इसमें काफी चीजों की इन्वॉल्वमेंट रहती है, हमारे जीन्स की इन्वॉल्वमेंट रहती है, हमारे जेनेटिक मेकअप की इन्वॉल्वमेंट रहती है। ये सब चीजें कुछ हद तक रेस्पॉन्सिबल होती हैं ब्रेन ट्यूमर्स के लिए। कई स्टडीज में रेडिएशन के एक्सपोजर को भी इन्वॉल्व किया गया है ब्रेन ट्यूमर्स की डेवलपमेंट में, ब्रेन ट्यूमर्स के दिमाग में बनने में, मगर ऐसे कोई डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे सामने अभी कोई ऐसा रिस्क फैक्टर नहीं है कि कहें कि ये ना करें तो आपको ब्रेन ट्यूमर्स नहीं होंगे। डायग्नोसिस के लिए तो सबसे पहले जो मरीज के क्लिनिकल जो हमारे साइंस एंड सिम्टम्स हैं कि इनसे अगर शक पैदा होता है कि मरीज को ऐसी कोई तकलीफ हो सकती है, तो उसके बाद दिमाग की इमेजिंग करना बहुत जरूरी होता है। दिमाग की इमेजिंग में ब्रेन ट्यूमर के लिए सबसे अच्छी इमेजिंग जो होती है वो ब्रेन का एमआरआई होता है। एमआरआई से ही पता चलता है कि ये किस तरह का ट्यूमर है, ये दिमाग में कहाँ पर है, ये दिमाग के किस हिस्से पे प्रेशर कर रहा है और इसका कैरेक्टर कैसा है इस ट्यूमर का, ये ज्यादातर हमें एमआरआई से ही पता चलता है। कई मरीजों में तो सीटी स्कैन से भी पता चल जाता है कि ये ब्रेन ट्यूमर है, लेकिन
जो अच्छी सी प्लानिंग होती है इस ट्यूमर का इलाज करने की, वो एमआरआई के बाद ही होती है। और इसके अलावा कई मरीजों में दिमाग की एंजियोग्राफी की भी जरूरत पड़ती है, ये देखने के लिए कि दिमाग की जो खून की नसें हैं उन पे क्या असर पैदा हो रहा है इस ट्यूमर की वजह से, तो वो भी करना पड़ सकती है। लेकिन ज्यादातर जो डायग्नोसिस होती है ब्रेन ट्यूमर की, वो दिमाग के एमआरआई से ही होती है। रंगीन एमआरआई जिसको कॉमनली कहा जाता है, जिसमें कंट्रास्ट दिया जाता है, उसी से ज्यादातर ब्रेन ट्यूमर की डायग्नोसिस होती है। जो ट्रीटमेंट, जो इलाज है ब्रेन ट्यूमर का, ये कई ऐसे ज्यादातर इस बात पे जो है ये मुतासिर रहता है कि ब्रेन ट्यूमर किस तरह का है। कुछ ऐसे ब्रेन ट्यूमर होते हैं जिनको मेनिंजियोमा कहते हैं। मेनिंजियोमा उस तरह का ब्रेन ट्यूमर होता है, जैसे हमने पहले बताया, एक बॉल की तरह होता है दिमाग में, किसी भी हिस्से में हो सकता है, दिमाग के आगे की तरफ, पीछे की तरफ। तो उसको तो सर्जिकली निकालना ही उसका इलाज होता है। माइक्रो सर्जिकल टेक्निक डेवलप हुई है और एनेस्थीसिया में जो भी एडवांसमेंट हुई है पिछले कई सालों में, उससे इनको निकालना बहुत सेफ हो गया है और ये क्यूरेबल बन गए हैं। काफी हद तक जो है मरीज का ट्रीटमेंट हो जाता है, सर्जरी के बाद वो ठीक हो जाता है। तो कुछ तरह के ट्यूमर ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एक अच्छे वेल डिफाइंड बॉल की तरह नहीं होते, बट फैले हुए होते हैं। ऐसे ट्यूमर को ग्लायोमा कहते हैं। ऐसे ट्यूमर को भी जितना ज्यादा मुमकिन हो सके सर्जिकली निकाला जाता है और उसके बाद उनकी रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी की जाती है, ताकि जो बचा कुचा रेजिडुअल हो उसका इलाज अच्छे से हो जाए। कई ट्यूमर ऐसे होते हैं जो दिमाग में, जिसे हम पिट्यूटरी फोसा कहते हैं, नाक के बिल्कुल ऊपर होता है, उसमें पाए जाते हैं। ये भी बहुत कॉमन तरीके के ब्रेन ट्यूमर है। इनका इलाज हम नाक से सर्जरी करके करते हैं, नोज से सर्जरी करके। इसमें दिमाग, सर पे कोई कट नहीं लगता, नोज से ही सर्जरी करते हैं। एक एंडोस्कोप के जरिए इन ट्यूमर्स को निकाल देते हैं और उससे मरीज को काफी फायदा होता है और ठीक हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ब्रेन ट्यूमर्स का इलाज नहीं है, ऐसा नहीं है कि ब्रेन ट्यूमर्स की वजह से बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। हाँ, होती हैं, लेकिन आजकल मेजॉरिटी जो है ब्रेन ट्यूमर्स, उनका इलाज अच्छे से हो जाता है। ये भी अगेन मैं कहूंगा कि जो ट्यूमर का किस्म है उस पर डिपेंड करता है। कुछ ट्यूमर तो धीरे धीरे बढ़ते हैं, तो उनको डिटेक्ट करने में वैसे भी काफी टाइम लगता है, क्योंकि मरीज को अलामात ही काफी धीरे धीरे आना शुरू होते हैं। तो इसीलिए वो बहुत जल्दी जो है वो मेडिकल ओपिनियन नहीं लेते। कुछ ट्यूमर हैं जैसे ग्लायोमा होते हैं, बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, विदिन 1 महीने में, कुछ दिनों में ही उसके अलामत आना शुरू हो जाते हैं, तो वो जल्दी डिटेक्ट हो जाते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि टाइमली डिटेक्शन, वक्त पे इसकी डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी है, वरना दिमाग के जो वाइटल एरियाज हैं उन पे प्रेशर बढ़ता जाएगा और अगर इलाज नहीं किया गया तो अल्टीमेटली जो है वो दिमाग के वाइटल एरियाज काम करना बंद कर देते हैं और उसके बाद जो है आउटलुक बहुत खराब होता है। तो इसलिए जल्दी की डिटेक्शन और जल्दी ट्रीटमेंट ही सबसे अच्छी उम्मीद है मरीज के ठीक होने की। जो कॉमन लैंग्वेज में कैंसर ट्यूमर कहा जाता है, बेसिकली जिसमें 2 तरह के ट्यूमर होते हैं, एक बिनाइन ट्यूमर कहा जाता है और दूसरा मैलिग्नेंट ट्यूमर कहा जाता है। दिमाग छोड़ के बाकी जिसमें जो ये बिनाइन और मैलिग्नेंट टर्म यूज होती है, बिनाइन उस तरह का ट्यूमर होता है जो बाकी जगह नहीं फैलता, जहां बढ़ रहा है, जिस पार्ट में बढ़ रहा है उसी में बढ़ेगा, लेकिन उसको बाकी ऑर्गन्स में नहीं फैलता, तो उसको बिनाइन ट्यूमर कहा जाता है। उसी को कहेंगे कि ये कैंसर नहीं है। जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है उसको कहेंगे कि वो जो है अपनी जगह तो बढ़ता है ही, लेकिन उसके साथ साथ बाकी जो भी ऑर्गन्स हैं उनमें भी फैलता है, तो ऐसे ट्यूमर को हम मैलिग्नेंट ट्यूमर या कैंसर कहेंगे। दिमाग में ऐसा नहीं है, दिमाग के ट्यूमर बाकी जिस्म में नहीं फैलते, चाहे किसी भी तरह का ट्यूमर। हाँ, बाकी जिस्म से कोई ट्यूमर दिमाग में आ सकता है, जैसे किसी को लिवर का, ब्रेस्ट का, प्रोस्टेट का कैंसर हो तो सेकेंडरीली वो दिमाग में आ सकता है, लेकिन दिमाग का जो प्राइमरी ट्यूमर होता है वो बाकी जिस्म में नहीं फैलता, लेकिन अपनी जगह बढ़ने की वजह से ही इतने खराब अलामत होते हैं कि प्रैक्टिकली दिमाग में हम हर ट्यूमर को कैंसर ही कहें। मैंने जैसे पहले बताया कि ग्लायोमा निकालने पे भी दोबारा आ सकता है, क्योंकि वो एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी दिमाग में फैला हुआ होता है, एक ऐसी लेवल जो सर्जिकली नहीं निकाली जा सकती, तो डेफिनेटली वो रिकर कर सकता है, वो दोबारा आ सकता है। इसीलिए उसमें हम
सर्जरी के बाद रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी भी एडवाइस करते हैं, ताकि जो कि रेजिडुअल हो उसको उससे ट्रीट किया जा सके। लेकिन सब ट्यूमर ऐसे नहीं होते, जैसे मैंने बताया मेनिंजियोमा टाइप जो ट्यूमर होते हैं, जो बॉल की तरह होते हैं, अगर वो पूरी तरह निकल गए तो उसमें फिर दोबारा होने का चांस बहुत कम होता है या तो नहीं होता।